थोड़ा सा एक दाना जितना पॉइंट ला रहा हूँ। आइडेंटिफाई नेचर ऑफ कॉस्ट। हम कल नेचर ऑफ कॉस्ट पर बातें कर रहे थे कि कौन सी कॉस्ट वेरिएबल है, कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड नेचर है और कौन सी कॉस्ट आपके पास सेमी वेरिएबल नेचर होगी। तो देखिए आज हम और कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उससे हमें उनका नेचर पता लगेगा। हाँ जी, आइटम ऑफ कॉस्ट $4,000 यूनिट्स और 6,000 यूनिट्स। लेबर कॉस्ट दी हुई है 8,000 और 12,000। देखिए मैंने कुछ आइटम ऑफ कॉस्ट लिखे हैं और दो अलग अलग वॉल्यूम लेवल पर उनके आपको अमाउंट दिए हैं। अब हमें आइडेंटिफाई ये करना है कि इनमें से कौन कौन सी कॉस्ट फिक्स्ड नेचर की है, कौन कौन सी कॉस्ट आपकी वेरिएबल नेचर है और कौन कौन सी कॉस्ट आपकी सेमी वेरिएबल नेचर है। तो देखिएगा, पॉइंट नंबर 1 मैंने आपको बताया था कि फिक्स कॉस्ट का नेचर होता है आप कितनी भी यूनिट बना लो वो हमेशा क्या रहेंगी, कांस्टेंट रहेंगी। तो क्या आपको ऐसी कोई कॉस्ट नजर आ रही है जो कि 4,000 पर भी सेम है और 6,000 पर भी सेम है? बताओ। तो यानी इसका मतलब आपके पास रेंट फिक्स कॉस्ट हो गया और इंश्योरेंस फिक्स कॉस्ट हो गया। वापस से देखो, 4,000 यूनिट पर भी रेंट लग रहा है 20,000 का और 6,000 यूनिट बनाओगे तो भी रेंट लगेगा 20,000 का। तो कांस्टेंट हो गई इररेस्पेक्टिव ऑफ आउटपुट। भाई फिक्स कॉस्ट की डेफिनेशन समझो, जो कॉस्ट किसी भी आउटपुट लेवल पर इक्वल रहती है। आप कितनी भी यूनिट बना लो, इवन अगर मैं 0 यूनिट भी बनाऊंगा तो भी मेरा रेंट कितना जाएगा, 20,000 का जाएगा। तो ऐसी कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट बोलते हैं। यानी जो टोटलिटी में क्या हो जाए, कांस्टेंट लेवल पर मेंटेन हो जाए। बोलो क्या फिक्स कॉस्ट क्लियर है? बिल्कुल। हाँ अभी स्टार्ट किया है, बिल्कुल एग्जांपल से। आइएगा अब जरा अपन आगे देखते हैं पॉइंट को। अब मैंने कहा था सेकंड कॉस्ट होती है वेरिएबल नेचर। वेरिएबल नेचर का रूल होता है पर यूनिट पर कांस्टेंट होना। टोटल में तो वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जब मैं पर यूनिट निकालूंगा तो हर लेवल पर यूनिट इक्वल आएगा। जरा चेक करते हैं, 8,000 को डिवाइड बाय 4,000 किया तो रेट क्या आई, 2 रुपए। और 12,000 को 6,000 से डिवाइड किया तो भी क्या आया। तो इसका मतलब दोनों लेवल पर यूनिट में क्या हो गई, ये सेम आ गई। तो ये कॉस्ट बनी
वेरिएबल कॉस्ट। आइए मटेरियल को चेक करते हैं। 12,000 डिवाइडेड बाय 4,000 करोगे तो 3 रुपए पर यूनिट आया, और यहां पर 18,000 डिवाइड बाय 6,000 करोगे तो भी 3 रुपए पर यूनिट आया। तो इसका मतलब ये हो गई वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है रिद्धि जो पर यूनिट पर इक्वल आती है हर लेवल पर। तो मैं पर यूनिट निकालकर चेक कर रहा हूं बस, अगर पर यूनिट पर सिमिलर आएगी तो वो वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। यहां चेक करते हैं, 8,000 डिवाइडेड बाय 4,000 तो रेट क्या आई, 2 रुपए, और 10,000 डिवाइडेड बाय 6,000 क्या अभी भी 2 रुपए आया, नहीं। तो ये वेरिएबल नहीं है, ये फिक्स्ड भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता लग रहा है फिक्स तो हो ही नहीं सकती। तो अब कौन सी बची, तो अब ये कॉस्ट हो गई सेमी वेरिएबल। सेमी वेरिएबल वापस से देख लेना, मैंने देखा कि पावर में अमाउंट कांस्टेंट नहीं है तो ये फिक्स्ड तो नहीं हो सकती। अब बची वेरिएबल और सेमी वेरिएबल। तो मैंने वेरिएबल को चेक किया, तो मैंने वेरिएबल को चेक करने के लिए क्या किया, पर यूनिट निकाला। जब पर यूनिट निकाला तो मुझे ये पता लगा कि पर यूनिट में भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये वेरिएबल नेचर की कॉस्ट नहीं है। तो अब हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, सेमी वेरिएबल बचा। सुपरविजन पर चेक करो, 25,000 डिवाइड बाय 4,000 तो देखो रेट क्या आ रही है, 25,000। वेरिएबल कॉस्ट दोनों में ही सेम आनी चाहिए। हाँ जी, पर यूनिट लेवल पर सेम होनी चाहिए, जितना भी आउटपुट बन रहा है उसमें। बिल्कुल। और 28,000 डिवाइड बाय 6,000 करो, अलग अलग आ रही है। तो इसका मतलब ये लीजिए, ये आपकी हो गई सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो बताइए क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कॉस्ट को, क्या चीज, अच्छी बात है ना, पता। सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट से चेक करेंगे। हाँ जी, अगर वो वेरिएबल नहीं है तो वो सेमी वेरिएबल हो गई ऑटोमेटिकली। और फिक्स कॉस्ट तो दोनों में ही सेम होनी चाहिए, कितनी हाँ भी जी, आउटपुट बनाओ। बिल्कुल। चलें आगे। नेक्स्ट, अब हमारा अगला जो क्लासिफिकेशन, हमने पहले कौन सा पढ़ा था क्लासिफिकेशन, एक तो पढ़ा था एलिमेंट वाइज, है ना, और फिर दूसरा हमने पढ़ा एक्टिविटी या वॉल्यूम वाइज क्लासिफिकेशन। अब हम चलते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन पर। सर एक बार स्टार्टिंग से दिखाते जो आज पढ़ाया है, मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लूंगी। ये लो, ओके सर। चलें। लिखें कॉस्ट according to traceability of product। अंडरलाइन कर लेना ट्रेसेबिलिटी का, यानी कॉस्ट को अगर हम ट्रेस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं उसके आधार पर हमारा क्लासिफिकेशन। ट्रेस करने का मतलब क्या होता है, आइडेंटिफाई कर पाना। भाई अगर मान लो जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताओ, मैं आपको बोलूं कि मैंने ये प्रोडक्ट बनाया, इस प्रोडक्ट को बनाने में इतना रॉ मटेरियल लगा,
तो क्या मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि इस प्रोडक्ट को बनाने में क्या रॉ मटेरियल लगा? बिल्कुल भाई, हर प्रोडक्ट में जो रॉ मटेरियल लगेगा क्या मुझे वो पता होगा या नहीं होगा? अगर आज मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं तो मुझे ये तो पता होगा ना कि इस प्रोडक्ट को बनाने में ये मटेरियल लगते हैं और इनकी इतनी इतनी कॉस्ट या इतनी इतनी क्वांटिटी लगेगी। तो जो कॉस्ट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट है उन्हें बोला जाता है ट्रेसेबल कॉस्ट, यानी जिसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ट्रेस का मतलब समझो, फाइंड आउट करना। अब मुझे जरा एक बात बताना, सुनना मेरी बात को बहुत ध्यान से। क्या हो रहा है, एक फैक्ट्री प्रेमाइसेस में 5 प्रोडक्ट बन रहे हैं। एक फैक्ट्री प्रेमाइसेस में 5 प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब मैंने उस पूरे फैक्ट्री प्रेमाइसेस का रेंट पे किया। क्या मैं हर प्रोडक्ट का रेंट अलग अलग ढूंढ सकता हूं? मेरी बात को, मेरे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना। मैं 2 एग्जांपल ले रहा हूं। पहला पॉइंट मैंने बोला, एक फैक्ट्री प्रेमाइसेस में मैं 5 प्रोडक्ट बना रहा हूं। क्या पांचों प्रोडक्ट में यूज होने वाला रॉ मटेरियल आप सेपरेट सेपरेट ढूंढ सकते हो या नहीं ढूंढ सकते हो? ढूंढ सकते हैं। आप रॉ मटेरियल की कॉस्ट को ट्रेस कर सकते हो कि भैया मैंने ये प्रोडक्ट बनाया तो कितना रॉ मटेरियल, मैंने अगर ये प्रोडक्ट बनाया तो कितना रॉ मटेरियल। लेकिन अब मेरी दूसरी कॉस्ट सुनना, इस प्रेमाइसेस में 5 प्रोडक्ट बन रहे हैं और मैं इस पूरे प्रेमाइसेस का रेंट पे कर रहा हूं। तो ये कैसे बताओगे, सुनना मेरी बात को, कि भैया इस प्रोडक्ट की वजह से इतना रेंट दे रहा हूं या इस प्रोडक्ट की वजह से इतना रेंट दे रहा हूं? बता सकते हो? या चलो और बात करते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अपन यहीं की बात करते हैं। यहां पर 5 क्लासरूम बने हुए हैं और एक ऑफिस है, ठीक है? अब सुनना, जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, क्या हर रूम का अलग अलग मीटर होता है क्या कभी, कि भैया इस रूम का मीटर अलग, उस रूम का मीटर अलग, उस रूम का अलग? अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल पूरे प्रीमाइसेस का आएगा। तो क्या मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूं कि भैया फाउंडेशन के बैच पर इतना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ, ऑफिस में इतना इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा हुआ? उन्हें हम कहते हैं नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। तो कॉस्ट की ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पर 2 तरह की कॉस्ट हो गई। एक कॉस्ट जिन्हें डायरेक्टली प्रोडक्ट पर ढूंढा जा सकता है, और एक वो कॉस्ट जो कॉमन होंगी जिनको डायरेक्टली प्रोडक्ट पर नहीं ढूंढा जा सकता। तो यानी अगर मैं अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी की बात करूं तो इसमें पहले लिख लो, अकॉर्डिंग टू द ट्रेसेबिलिटी मेरे पास 2 तरह की कॉस्ट आ जाएगी। एक कहलाती है ट्रेसेबल कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट जिसे हम बोल सकते हैं। और दूसरी क्या बनी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये जनरली ट्रेसेबल होती हैं। एक प्रोडक्ट को बनाने में जितने लेबर लगे हुए होंगे और उनको जिस पेमेंट सिस्टम पर मैंने अपॉइंट किया होगा, तो मैं वेजेस भी आसानी से ढूंढ सकता हूं। तो ये आपके पास तीसरी कैटेगरी या तीसरा क्लासिफिकेशन बना, अकॉर्डिंग टू द ट्रेसेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। एक बार वापस से अपन रिवाइज करते हैं। पहला क्या था अपना? एलिमेंट वाइज। एलिमेंट वाइज में क्या क्या पढ़ा था अपन ने? 3 पढ़ी थी, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। जब मैं एलिमेंट वाइज जाऊंगा
तो एलिमेंट वाइज में मेरे पास 3 तरीके के एलिमेंट होते हैं कॉस्ट के, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और ओवरहेड या एक्सपेंसेस। फिर दूसरा अपन ने पढ़ा एक्टिविटी या वॉल्यूम के आधार पर। तो एक्टिविटी और वॉल्यूम के आधार पर अगर मैं बात करूंगा तो 3 तरीके, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं अगर अकॉर्डिंग टू ट्रेसेबिलिटी की बात करूंगा तो 2 तरह की कॉस्ट, या तो ट्रेसेबल या नॉन ट्रेसेबल। ट्रेसेबल का मतलब हो गया बेसिकली डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड है उसे मैं बोलूंगा ट्रेसेबल। और नॉन ट्रेसेबल का मतलब जो इनडायरेक्टली है, प्रोडक्ट में तो लगी है क्योंकि प्रोडक्ट बनाओगे तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगी, रेंट जाएगा ही जाएगा, लेकिन मैं उस कॉस्ट को डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा, उसे बोलते हैं नॉन ट्रेसेबल कॉस्ट। आइएगा डी पॉइंट यानी डी कैटेगरी। अब हम चलते हैं और अगली कैटेगरी पर। अकॉर्डिंग टू पीरियड, अकॉर्डिंग टू पीरियड, देखिएगा अकॉर्डिंग टू पीरियड का मतलब हो गया कि अगर मैं एक पर्टिकुलर पीरियड या अकाउंटिंग ईयर की बात करूं तो कॉस्ट 2 तरह की होती हैं। एक ऐसी कॉस्ट जो हर साल लगेंगी, जैसे फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल का खर्चा हर साल होगा, लेबर की वेजेस हर साल जाएगी, रेंट हर साल जाएगा, बिल्डिंग। तो यानी दूसरा नेचर क्या बना, जो वन टाइम कॉस्ट होगी। यानी अकॉर्डिंग टू द पीरियड मैं इसको 2 हिस्सों में बांट सकता हूं, रेवेन्यू कॉस्ट और कैपिटल कॉस्ट। रेवेन्यू कॉस्ट वो हुई जो हर पर्टिकुलर ईयर बाय ईयर चलेगी आपकी, यानी जो भी खर्चे या जो भी कॉस्ट हर अकाउंटिंग पीरियड में इनकर्ड हो रही है उसको तो हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू नेचर कॉस्ट। और ऐसी कॉस्ट जो हर पीरियड में नहीं होगी, यानी 1 टाइम या 2 टाइम ओवर द होल पीरियड होगी, उन कॉस्ट को हम क्या बोलेंगे, कैपिटल नेचर कॉस्ट। तो यानी अकॉर्डिंग टू द पीरियड भी आपके पास मोर देन 1 ईयर कैपिटल कॉस्ट। हाँ जी, मोर देन 1 ईयर नहीं, 1 और मोर देन 1 बस। और जो रेगुलरली होगी वो कहलाएगी रेवेन्यू नेचर। ये लीजिए रेवेन्यू कॉस्ट, और रेवेन्यू कॉस्ट का मतलब मैं लिख सकता हूं एवरी ईयर एक्सपेंसेस, यानी जो खर्चे रेगुलर बेसिस पर हर साल लगातार होंगे उनको मैं क्या बोलूंगा, रेवेन्यू नेचर कॉस्ट। या मैं इसे ऐसे भी बोल सकता हूं, क्रिएट असेट। ऐसी कॉस्ट जो किसी असेट को क्रिएट करवाएगी उस कॉस्ट को मैं क्या बोलूंगा, कैपिटल नेचर कॉस्ट बोलूंगा। तो पीरियड के अकॉर्डिंग आपके पास जो कॉस्ट आई, एक तो कहलाई रेवेन्यू नेचर कॉस्ट और एक कहलाई आपके पास कैपिटल नेचर कॉस्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग
अब देखिए प्लान का मतलब क्या होता है। पहले इसकी दोनों कॉस्ट के नाम फिर उनका मीनिंग समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द, अगर मैं प्लान की बात कर रहा हूं तो एक तो होती है बजटेड कॉस्ट, और एक होती है स्टैंडर्ड। जब मैं प्लानिंग, स्टैंडर्ड कॉस्ट, बजटेड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट, दो तरह की कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग इनकर्ड होती है। BUD है वो, मिल गया उससे, यू ही है, BUD, बजटेड कॉस्ट। चलिए अब देखिए, अब इन दो कॉस्ट को समझना है, बजट और स्टैंडर्ड क्या होते हैं। देखिए वैसे तो प्रैक्टिकली अगर मैं जाऊं तो बजट क्या होता है ये आप सबको पता है। देखो जब भी हम कोई काम, ये भी समस्याएं फिर, चलिए देखिए जब भी हम कोई काम स्टार्ट करते हैं या हम अपने किसी भी ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने से पहले उसकी हर स्टेज का बजट बनाया जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सी बात करते हैं, मुझे एक बात बताओ, मुझे कितनी यूनिट बनानी है ये कैसे सोचूंगा मैं? भाई ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट बना रहा हूं, भगवान कृष्ण रात को सपने में आएंगे और वो मुझे बता देंगे कि बेटा कल तू फैक्ट्री में जाना और इतनी यूनिट का ऑर्डर दे देना, कैसा होगा? सोचो थोड़ा सा कि अगर मैं ये सोच रहा हूं कि मुझे इस पर्टिकुलर पीरियड में क्या करना है, इतना प्रोडक्शन करना है, ये कैसे पता लगा होगा? बिल्कुल, आपने सबसे पहले मार्केट सर्वे किया होगा और उससे अपने प्रोडक्ट की डिमांड पता लगाई होगी, यानी कितनी यूनिट आप बेच पाओगे, आपने फोरकास्टिंग की होगी, आपने एक एस्टिमेशन किया होगा कि भैया हाँ मेरे इस प्रोडक्ट की इतनी डिमांड आएगी। साथ में मैं कुछ ना कुछ अपने पास स्टॉक भी मेंटेन रखूंगा, क्योंकि भाई मैंने जो डिमांड सोची है वो तो एस्टिमेटेड है ना, एग्जैक्ट तो कभी हो ही नहीं सकती। आप समझना मेरी बात को। तो मैं सिंपली कितनी यूनिट बनानी है उसके लिए एक बजट प्रिपेयर करूंगा कि भैया हाँ इतनी यूनिट तो मैं बेच दूंगा, प्लस इतने का मेरे पास स्टॉक होना चाहिए। तो यानी मेरे पास इस पर्टिकुलर पीरियड के दौरान इतनी यूनिट्स तैयार होनी चाहिए। हो सकता है उसमें से कुछ पिछले साल की पड़ी हुई हो और बाकी की मैं क्या कर लूंगा, प्रोड्यूस कर लूंगा। अच्छा एक बात बताओ, लेबर को आप जब अपॉइंट करोगे तो किस बेस पर, क्या आप सोचो, मान लो मैं टॉप मैनेजमेंट में हूं और ये जो है रिया, वो मेरे पर्सनल डिपार्टमेंट की मैनेजर है। मैंने रिया को बोला कि रिया तुम्हें इस काम को करने के लिए 15 वर्कर अपॉइंट करने हैं। क्या आपको लगता है कि मैनेजमेंट रिया को यह भी बताएगा कि वर्कर इसी प्राइस पर मिल जाने चाहिए, या इनको फ्री छोड़ दूंगा कि ले आओ कितने भी महंगे? मैनेजमेंट हैज टू कंफर्म कि भैया आप जो लेबर लाओगे वो लेबर 10 से 15 रुपए के बीच में आपको पर आवर के बेसिस पर लानी है। तो मैनेजमेंट ने पहले बजट बनाया, मैनेजमेंट ने पहले एस्टिमेट किया और फिर उसके आधार पर वर्क एग्जीक्यूट होता है। तो उस कॉस्ट को हम बोलते हैं बजटेड कॉस्ट। उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? बजटेड कॉस्ट। अब देखो एक और समस्या है, अब आई स्टैंडर्ड कॉस्ट। स्टैंडर्ड भी एक तरह से तो वही होता है। भाई स्टैंडर्ड का मतलब क्या हो गया कि मैंने काम को करने से पहले एक स्टैंडर्ड डिसाइड किया कि काम इतने में हो जाएगा।
तो अब बात क्या आती है कि फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कि भाई किस कॉस्ट को हम बजटेड बोलेंगे और किस कॉस्ट को हम। तो सबसे पहले तो आप बजटेड में लिखो, आप जब डेफिनेशन लिखोगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आएगा। लिखो स्टैंडर्ड कॉस्ट में तो तुमने अपने मन से सोचा है ना कि हाँ इतने में हो जाएगा, तो बजट में भी सोचा ही है उसने अपने मन से कि इतने में हो जाएगा। दोनों में तो सोच ही है ना, बजट भी तो यही होता है कि भैया मैं सोच रहा हूं कि इतने में काम हो जाएगा, और स्टैंडर्ड भी यही है कि मैं सोच रहा हूं कि इतने में काम हो जाएगा। फिर इन दोनों में डिफरेंस कैसे आ गया? सर ऐसा नहीं कि बजट में तो होना ही चाहिए और स्टैंडर्ड में हो जाएगा। बजट नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पर्टिकुलर होगा ना तो उसके अंदर करना है, होना है। बजट भी यही होता है, बजट तो डालो, बजट तो स्टैंडर्ड भी यही होगा। सर स्टैंडर्ड में अगर बढ़ भी जाए तो बजट में भी देखो, एक्चुअली में क्या होता है ना, बजट जो होता है ना वो मैक्सिमम लिमिट के आधार पर बनाया जाता है, और स्टैंडर्ड जो बनाया जाता है वो नॉर्मल कैपेसिटी पर बनाया जाता है। अभी देखो आप लिखो रिप्रेजेंट बजटेड कॉस्ट, रिप्रेजेंट, हाँ जी, एन एस्टिमेशन of expenditure for a given future period। बजट को अगर मैं एक सिंपल सी परिभाषा में बोलूं तो मैं बोलूंगा कि बजटेड कॉस्ट उन कॉस्ट को रिप्रेजेंट करेगी जो आपने एक फ्यूचर के पर्टिकुलर पीरियड के लिए खर्चों का एस्टिमेशन लगाया है। जैसे भाई अपने यहाँ पर ईयरली बजट बनाए जाते हैं, भाई रेलवे वालों का बजट आता है, एजुकेशन का बजट, हेल्थ का बजट, तो वो फॉर अ पर्टिकुलर फ्यूचर पीरियड आता है कि भैया आने वाले एक साल में हम इस पर इतना पैसा क्या करेंगे, खर्च करेंगे। तो दैट विल बी कॉल्ड एन एस्टिमेशन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर अ गिवन फ्यूचर पीरियड। अब बात आती है स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या होती है। अब मेरी बात को सुनना, standard cost is similar to budgeted cost which is also decided in advance for the given future period। स्टैंडर्ड कॉस्ट की भी अगर मैं डेफिनेशन पर जाऊंगा ना, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी ये बोलती है कि आपने अपने एक फ्यूचर के पीरियड का क्या किया है, एस्टिमेशन किया है, उसे हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट। अब प्रॉब्लम ये आई कि जब ये दोनों ही बातें एक समान डेफिनेशन पर थी तो फिर इनमें डिफरेंस कैसे आया, फिर इसमें डिफरेंस कैसे आया। अब सुनना, पॉइंट नंबर 1 जो स्टैंडर्ड कॉस्ट को बजट कॉस्ट से अलग करता है, ये क्या बोल रहे हैं, देखो क्या होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट हमेशा आपके पास्ट एक्सपीरियंस से बेस्ड होती है। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, आपने पास्ट में वर्क किया तो उससे आपको ये पता लगा होगा ना कि आपका एक्चुअल खर्चा क्या आया, फिर उसमें आप थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन का चेंज लाओगे, अगर कोई मटेरियल या लेबर महंगी हो गई है तो वो चेंज लाओगे। तो स्टैंडर्ड जो डिसाइड किया जाता है वो हमेशा एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ पास्ट के आधार पर डिसाइड होता है, यानी पास्ट में क्या परफॉर्मेंस रही उस आधार पर जब आप फ्यूचर की कॉस्ट को ढूंढते हो उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्ट। बिल्कुल, देखो मान लेते हैं इसको, हम थोड़ा नीचे एग्जांपल से समझते हैं, सुनना मेरी बात को।
देखिए ये मैंने एक प्रेमाइसेस लिया और इसमें मेरे पास 2 क्लासरूम अवेलेबल हैं। जानते हो जब इनिशियल स्टेज पर मैं बात करूंगा तो मैं सबसे पहले एक चीज को फोरकास्ट करूंगा कि यार इस क्लास की जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो 30 स्टूडेंट्स है। ये मान लेते हैं हमारा इंटर का बैच था और ये हमारा फाइनल का बैच है। मुझे एक बात बताओ, ये 30 और 40 मैंने कैसे सोचा होगा? मैंने पास्ट ईयर्स का एक्चुअल डेटा देखा होगा कि यार मैं जब भी अपना बैच स्टार्ट करता हूं तो इंटर के बैच में 30 ऑन एन एवरेज स्टूडेंट एडमिशन ले लेते हैं, फाइनल के बैच में ऑन एन एवरेज 40 स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, एडमिशन ले लेते हैं। ये 30 और 40 जो मैंने सोचा होगा ये हवा में नहीं सोचा होगा मैंने कभी भी, ये मैंने सोचा होगा मेरी एक्चुअल पास्ट एक्सपीरियंस से कि यार मैं पिछले 5-7 सालों से जब लगातार ये रन कर रहा हूं तो ऑन एन एवरेज, एग्जैक्ट नहीं होता ये भी, ऑन एन एवरेज का मतलब हो गया कि हो सकता है कभी इंटर में 50 हो जाए, हो सकता है कभी इंटर में 22 स्टूडेंट भी रह जाए, 40 भी हो जाए। मैंने पास्ट कई ईयर्स का क्या निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया और उस एवरेज के बेसिस पर मैंने ये डिसाइड कर लिया कि ऑन एन एवरेज मेरे इंटर की क्लास में 30 स्टूडेंट आएंगे और ऑन एन एवरेज मेरी फाइनल की क्लास में 40 स्टूडेंट आएंगे। क्लियर यहां तक? बिल्कुल। अब जानते हो जब मैं कॉस्ट का एस्टिमेशन करूंगा तो वो इसी बेसिस पर करूंगा। भाई आप समझना, मुझे ये डिसाइड करना है कि भैया कॉस्टिंग सब्जेक्ट की फीस कितनी रखनी है, ये मुझे कब सोचना है, बैच स्टार्ट होने के बाद या बैच स्टार्ट होने से पहले? तो यानी स्टैंडर्ड में भी मैं सोचूंगा तो पहले, और वो लगेगा इस पर। क्या ऐसा होगा हर बैच में वही फीस चलती रहेगी या हर बार कुछ अलग होगी? भाई हर बार बैच जब स्टार्ट होगा तो हम डिसाइड करेंगे ना कि भैया अब इस बार इस बैच की फीस क्या रखनी है। तो अब हम कैसे सोचेंगे उस बात को समझो। हमने सबसे पहले क्या किया कि ये देखा कि इंटर में हमारे पास ऑन एन एवरेज 30 स्टूडेंट आ जाएंगे। चलो अब हमने इस आधार पर एक कॉस्ट शीट बनाई होगी पूरी कि भैया 30 स्टूडेंट अगर आएंगे हमारे खर्चे क्या क्या होंगे। हमने अपने सारे खर्चों को बाय नेम जोड़ना चालू किया। समझ लो बात को? अब उन खर्चों में हम क्या क्या लेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, रेंट हो गया, ठीक है, बेंचेस हो गए, क्लीनिंग चार्जेस हो गए, नोट्स की कॉस्ट हो गई, हमारे आने जाने की कॉस्ट हो गई, वाईफाई कनेक्शन की कॉस्ट, प्रोजेक्टर हो गया इसकी कॉस्ट। समझ रहे हो? सबको जोड़े, बिल्कुल एसी की कॉस्ट, चाहे भले ही एसी चलेंगे नहीं अगर सर्दी का टाइम है तो, लेकिन कॉस्ट में तो जुड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल हर कॉस्ट जुड़ेगी। भाई आप समझो कॉस्ट शीट बनती कैसे है, क्योंकि अगला टॉपिक अपना यही आएगा, हाउ टू प्रिपेयर कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट शीट का मतलब होता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज को देने में मुझे क्या क्या खर्चे करने पड़े। तो मैंने क्या किया होगा, अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल कैपेसिटी मैंने एक खर्चा एस्टिमेट कर लिया। तो अकॉर्डिंग टू नॉर्मल कैपेसिटी जो खर्चे मैंने सोचे उसे मैं बोलूंगा स्टैंडर्ड कॉस्ट। सर हाँ जी, यस, मैं एवरी टाइम। जैसे एसी आपने एक बार हाँ जी, तो आप हर साल जो बच्चे आएंगे उससे भाई जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल सी बात की कि मेरे को ये लगता है कि भाई इस एसी का जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो एक पर्टिकुलर पीरियड में 20% की रेट पर लगेगा, यानी 10,000। तो मैं 10,000 ही तो जोड़ूंगा ना इस साल तो एसी के केवल। 5 साल बाद भी जोड़ो। 5 साल बाद भाई मैं ये मान के चलता हूं कि अगर इसकी वैल्यू 0 हो चुकी है तो या तो इसका लाइफ खत्म हो जाएगी तो मुझे वैसे भी नए लगवाने पड़ेंगे, तो नए लगवाऊंगा तो फिर उनके चार्जेस को रिकवर करूंगा। भाई डेप्रिसिएशन का रूल क्या होता है, जब तक 0 नहीं हो जाएगी असेट की वैल्यू तब तक डेप्रिसिएशन लगेगा, और अगर डेप्रिसिएशन लग रहा है तो वो मेरे खर्चे को, हाँ अब जैसे एक्चुअली में ये तो अपन क्या अकाउंट्स में पढ़ते हैं एसएलएम वगैरह, बाकी जैसे अगर मैं इनकम टैक्स पर्पस से जाऊं तो वहां तो एसएलएम अलाउड ही नहीं होता है।
वहां तो WDV मेथड ही लगता है, और इसलिए कभी भी इनकी वैल्यू 0 होगी नहीं। भाई यहाँ तो अपन क्या करते हैं, अकाउंट्स में तो अपने पास एक मेथड है SLM। अब जरूरी थोड़ी है कि 5 साल बाद ये AC खराब ही हो जाएगा। क्या मैं ऐसे बोल दूं 5 साल हो गए, मैंने डेप्शन क्लेम कर लिया, अब इस AC को तो उतार दो, तो नए ही लगाएंगे। हो सकता नहीं तो 7-8 साल तक भी चले। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेशन करते हैं, और एस्टिमेशन हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी पर बेस्ड होता है। जब एस्टिमेशन नॉर्मल कैपेसिटी पर बेस्ड होता है तो उसे बोला जाता है स्टैंडर्ड कॉस्ट। लेकिन जानते हो बजट में क्या होता है, इस क्लासरूम में बैठाने की मैक्सिमम कैपेसिटी 50 है। बजट होता है मैक्सिमम, हम उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। बजट टर्म जो यूज होती है ना, वो हमेशा किसके लिए यूज होती है, मैक्सिमम। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं इस रूम की मैक्सिमम कैपेसिटी है 35 स्टूडेंट, तो क्या जरूरी है हर बार 35 ही बैठेंगे? बैठ कितने सकते हैं मैक्सिमम? मुझे 40 बैठाने तो नहीं बैठा सकता मैं, ऐसा भी गोदी में बैठा दूंगा एक दूसरे की। 35 बैठ सकते हैं तो 35 ही बैठेंगे, मैक्सिमम है। अगर मुझे 35 से ज्यादा बैठाने तो ये पार्टीशन हटाना पड़ेगा, इस रूम को क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा। लेकिन अदरवाइज इस रूम की कैपेसिटी कितनी है, 35 स्टूडेंट है। अब मैंने ये सोचा यार 35 मैक्सिमम है, बट मेरा पास्ट एक्सपीरियंस बोलता है कि ऑन एन एवरेज 25 बच्चे ही फाउंडेशन के बैच में आएंगे। तो मेरी नॉर्मल कैपेसिटी क्या हो गई, 25, मैक्सिमम कैपेसिटी तो है 35, और नॉर्मल कैपेसिटी क्या हो गई, 25। जब बैच चालू किया तो पता लगा 15 ही आए। इट मे बी पॉसिबल 15 भी आ सकते हैं, और 25 सोचे थे तो 30 भी आ सकते हैं, कम भी जा सकते हैं, और उसे बोलते हैं एक्चुअल सिचुएशन। तो इसी तरह से पता है कॉस्ट भी 3 कैटेगरी में बांटी जाती है बेसिकली। तो एक तो होती है बजट कॉस्ट जो उसकी मैक्सिमम लिमिट को बताती है, एक होती है स्टैंडर्ड कॉस्ट जो उसकी नॉर्मल कैपेसिटी पर बेस्ड होती है, विच इज बेस्ड ऑन पास्ट एक्चुअल एक्सपीरियंस, और एक होती है एक्चुअल कॉस्ट। जब हम काम करेंगे ना तभी पता लगेगा कि एक्चुअल खर्चा कितना हुआ। तो बेसिकली एस्टिमेशन के बेसिस पर 2 तरह की कॉस्ट लगी, बजटेड और स्टैंडर्ड। सर हाँ जी, ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी अपन ने निकाली ये भी पास्ट एक्सपीरियंस से निकाली क्या? मैक्सिमम कैपेसिटी तो पता लग जाएगी ना मुझे एरिया के आधार पर। भाई मैंने एक क्लासरूम बनवाया, अब इसका जो एरिया है मैं उस हिसाब से निकाल सकता हूँ ना कि इसमें मैक्सिमम। मैंने बेंचें लगा दी, मैंने कहा एक बेंच पर 3 स्टूडेंट बैठेंगे, और यहाँ पर मान लो 13 बेंचें लगी हुई हैं, तो 13 into 3 39 स्टूडेंट से ज्यादा कैसे बैठाऊंगा अब मैं? यस सर। तो वो तो हम ऑलरेडी उसके एरिया के बेसिस पर निकाल चुके होंगे मैक्सिमम कैपेसिटी। तो और वैसे भी मैं एक चीज बताता हूं, ये जो मैक्सिमम की लिमिट होती है ना, मैक्सिमम की लिमिट हमेशा एक्सपर्ट्स के द्वारा निकलवाई जाती है बेसिकली। एक्सपर्ट्स होते हैं बजट्स बनाने के। आप मुझे एक बात बताओ, हेल्थ बजट कौन बनाता है? अब हेल्थ मिनिस्टर अगर बजट बना रहा है तो क्या वो अकेला इस काबिल होता है कि वो बजट बना के और ले आओ भाई चलो हेल्थ पर? वो सोचो कितना क्या करता होगा उसके लिए, कितना डेटा कलेक्ट होता होगा, कितने एक्सपर्ट्स की उसे जरूरत पड़ती होगी, तभी जाकर बजट बनते हैं कि हाँ हम हेल्थ पर इतना खर्चा करेंगे अगले साल। बहुत टिपिकल काम है बजट बनाना। भाई अपने को तो ऐसा लगता है बोले बजट अपन, आज मैं सोच रहा हूं अपने घर घर पे भी तो बजट बनते हैं। भाई एक नॉर्मल अगर आप देखोगे तो जो एक मिडिल क्लास फैमिली है वो भी अपने कई बार क्या बनाते हैं, बजट बनाते हैं कि यार इस मंथ का हमारा ये सबसे इंपॉर्टेंट खर्चा है, फिर ये खर्चा है, फिर ये खर्चा है। तो बजट तो हर कोई बनाता है, ठीक है, लेकिन उस बजट को बनाने के पीछे आपको कितना सोचना पड़ता है, कितनी एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए, आप ऐसे थोड़ी बजट बना लोगे। तो बेसिकली बस अंतर क्या है, वापस से सुनना, बजटेड कॉस्ट मैक्सिमम कैपेसिटी की कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड फोरकास्टिंग। पास्ट एक्सपीरियंस पर बेस्ड जब मैं फोरकास्टिंग करूंगा तो उसे क्या बोलूंगा, स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल कॉस्ट तो क्या होगी, जो आएगी जब मैं वर्क को एग्जीक्यूट करूंगा तो जो कॉस्ट इनकर्ड होगी उस कॉस्ट को मैं क्या बोलूंगा, एक्चुअल कॉस्ट बोलूंगा। तो आप चाहें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट में भी आप एक लाइन लिख लो। हाँ जी
सर अगर उनका बजट बनाने कोई कॉस्ट आया, प्रोडक्ट का बजट उसका कॉस्ट आया, तो मैं उस प्रोडक्ट में कॉस्ट ऐड करता हूँ बजट के लिए। वापस बोलो, समझा नहीं बात। कोई प्रोडक्ट बना, हाँ ठीक है, बजट बजट बनाया, बिल्कुल। बजट बनाने के लिए बजट के लिए कॉस्ट आती है, बजट प्रिपेयरिंग की जो कॉस्ट है, हाँ बिल्कुल, तो वो प्रोडक्ट पे ऐड होती है। प्रोडक्ट में नहीं होती है। एक्चुअली में क्या होता है, देखो प्रोडक्ट की कॉस्ट और कुछ कॉस्ट ऐसी होती हैं जो कि प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं होंगी। भाई सीधी सी बात है, अगर मैं बजट बना रहा हूं, वैसे तो देखो क्या होता है, मैं आपको बताऊं, बजट बनाने का काम अगर मैं कंपनियों में दूंगा तो किनको दूंगा, मैनेजर्स को दूंगा। उनको अलग से पैसा नहीं दिया जाएगा, उनको सैलरी मिल ही रही है, तो वो उनकी सैलरी में ऑलरेडी जुड़ रहा है। अब मान लो मैंने बजट बनाने के लिए स्पेशली किसी पर्सन को रखा, लेकिन अब वो क्या केवल एक बजट बनाएगा या वो सारे बजट बनाएगा? तो अगर वो बजट बना रहा है और उसकी मुझे कोई कॉस्ट इनकट करनी पड़ रही है, तो मैं उसे डायरेक्टली अपने P&L में दिखाऊंगा। प्रोडक्ट पर चार्ज नहीं करूंगा उसको, मैं डायरेक्टली कहां दिखा दूंगा? P&L में दिखा दूंगा। तो लिखो स्टैंडर्ड कॉस्ट में सिमिलर टू बजटेड कॉस्ट, but based on past experience, या आप ऐसे लिख सकते हो past actual performance। पास्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस पर बेस्ड होगी तो ये भी बजटेड ही, बट ये बेस्ड किस पर होगी? तो ये लीजिए, ये आपके पास प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो गया, पीरियड के अकॉर्डिंग हो गया। इन पर देखिए क्वेश्चंस बनेंगे ऑब्जेक्टिव, बहुत ध्यान से पढ़ना इनको सारे कॉस्ट के नेचर को, क्योंकि इसमें थ्योरी है, प्रैक्टिकल का तो एक ही टॉपिक है बस, कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना। बाकी पूरी कॉस्ट अकाउंटिंग में थ्योरी है, टर्म्स के ऊपर आएंगे क्वेश्चन। आपको जैसे दे देगा, एक सेंटेंस दे देगा, बोल देगा दिस कॉस्ट विल बी नोन एज, इस तरह की कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट में क्लासिफाई करोगे। तो इसलिए आपको सारे कॉस्ट के पॉइंट पता होने चाहिए।